नमस्कार उत्तराखंड, मैं हूं दीपक फुलेरा। आप देख रहे हैं बेबाग उत्तराखंड। आज हैं खटीमा के अमाऊ क्षेत्र में, जहां पर यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्रा मिताली बिष्ट अपने घर सकुशल पहुंच चुकी है। वो हमारे संग बात करने के लिए मौजूद है। उनसे जानते हैं कि यूक्रेन में युद्ध के हालातों के बीच किस तरह की परिस्थितियाँ उनके सामने आई, भारत पहुँचने तक उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन सारी चीज़ों को उनको डिटेल से हम जानेंगे। मिताली, सबसे पहले तो बड़ा खुशी की बात है, आप भारत पहुँच चुकी है, अपने घर पहुँच चुकी है। कैसा फील हो रहा है? मुझे अभी तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। मतलब जितना भी हमने टूर करा उसमें यहाँ पे अभी रिलैक्स्ड है। पेरेंट्स टेंस थे तो वो भी अभी रिलैक्स्ड है, तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। तो आप कौन सी ईयर की मेडिकल की पढ़ाई यूक्रेन में कर रही थी? कौन सी जगह में आप थी और किस तरह के हालात वहाँ पर थे, कुछ शेयर करना चाहते हो? मैं यूक्रेन में पोल्टावा स्टेट में थी। पोल्टावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। अभी मुझे सिर्फ 3 मंथ्स वहाँ कंप्लीट हुए थे और उतने में ही मतलब ये सारे जो वॉर वगैरह स्टार्ट हो गया था। हमारी 25 की फ़्लाइट थी और 24 की मॉर्निंग में ये सब स्टार्ट हो गया था। तो कितना पैनिक रहा वहाँ आपके लिए रुकना, क्योंकि लगातार परिजनों के भी आपको फ़ोन आ रहे थे, आप बात कर रहे थे, घर में भी लोग परेशान थे, और वहाँ किस तरह की परिस्थितियाँ थी जिससे और भी आपके साथ के बच्चे जो परेशान थे, क्या बताना चाहते हैं उस फीलिंग के बारे में? अभी मतलब जैसे स्टॉक, अगर हम लोगों ने खाने पीने का स्टॉक नहीं रखा होता तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे दिक्कत हो सकती थी। हम लोग मोस्टली हम वहाँ पे ब्रेड और बटर पे ज़िंदा थे। अभी मतलब जितनी भी कंडीशन थी, ब्रेड बटर मतलब ईज़िली प्रोवाइड हो जाता है, ईज़िली बन जाता है, तो अभी हम ब्रेड और बटर पे ज़िंदा थे। और फिर अभी ये वॉर सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम रात को तो हम मोस्ट ऑफ सोते नहीं थे, क्योंकि सायरन किसी भी टाइम बजता था तो वी हैव टू गो टू बंकर्स। हमें बंकर्स में जाना पड़ता था जो हमारे हॉस्टल्स के जस्ट नीचे पे थे। तो मतलब उसमें हम थोड़ा सेफ़ तो रहते थे, बट जो डस्टी मतलब कुछ चीज़ें होती है बंकर्स में, बहुत कुछ हमें सहना पड़ता है। सफोकेशन, वहाँ पे हम किसी को देख नहीं सकते कि किसको क्या दिक्कत हो रही है। उस टाइम पे बस हमें अपनी हिम्मत बना के रहना पड़ता है। तो वहाँ से निकलने के लिए आप सारे ही छात्र प्रयास कर रहे थे। तो भारतीय दूतावास की बात करें या वहाँ के अधिकारियों की बात करें, तो किस तरह से आपके संपर्क हुए, कितना प्रयास आप लोगों ने किया, क्या उस बारे में बताना चाहते हैं? भारतीय दूतावास से तो कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था जब तक हम यूक्रेन में थे। हम लोगों ने बहुत कांटेक्ट किए, बट उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहे थे। हंगरी बॉर्डर पे हमें जो भी थी हेल्प मिली उनकी, बट टू पोल्टावा टू जो भी हमारा ज़ैपोरिज़िया चॉप बॉर्डर्स, और फिर उसके बाद जो हमारा हंगरी तक का सफ़र था वो हमारे रिस्क पे था। मतलब टू पोल्टावा मतलब यूक्रेन के अंदर जितना भी हमारा था, तो वहाँ पे उस टाइम जब बस चल रही थी तो यही डर था कि मतलब अगर यहाँ पर अगर कोई भी बॉम्बार्डिंग होती है, एयरलिफ्टिंग होती है, तो फिर हमारा क्या होगा। मतलब उस टाइम पे बस यही डर था। बाकी मतलब सब कुछ हम सेफली हम पहुँच गए। तो यूक्रेन से पोल्टावा से लेकर आप हंगरी बॉर्डर तक पहुँचे हैं, तो उस तक का सफ़र आपका कैसा रहा? कितना समय आपको भारत आने में लगा है और क्या पूरा बताना चाहते हैं, कहाँ से आपको एयरलिफ्ट किया गया? 3 डेज़ तो हम लोग बस में ही थे। मतलब बस में जो ट्रैवल करा है वो करा है। फिर उसके बाद एक मतलब उज़ग्रोड करके एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के बाहर हमें बस वाले ने उतार दिया और उसने बोला कि इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसको भी रिस्क है। वो भी अपनी रिस्क लेकर फिर उसको हमने एक्स्ट्रा पे करा। फिर उसके बाद वो हमें ले गया, मतलब चॉप बस स्टॉप तक वहाँ तक ले गया। उसने भी बोला कि ये लास्ट है, इसके बाद मैं नहीं जाऊँगा। तो उसने भी हमें वार्निंग दे दी थी। तो हम लोगों ने उसे पे करा। जैसे तैसे हम वहाँ पे गए। फिर हम लोगों ने वहाँ पे इमिग्रेशन करवाया। फिर वहाँ से हम ज़ैपोरिज़िया के लिए ट्रेन ली और फिर ट्रेन ज़ैपोरिज़िया में रुकी। फिर ज़ैपोरिज़िया से हमने हंगरी बॉर्डर तक का ट्रेन ली। फिर वहाँ पर से हम निकले। फिर मतलब हम जब निकले वहाँ पे रुके तो एक नाइट हमें वहाँ काटी हंगरी बॉर्डर पे। तो फिर उसके बाद वहाँ एक दिन वहाँ पे था और फिर दूसरे दिन हमारी शाम की फ़्लाइट थी 6 बजे की। बॉर्डर पे भारतीय दूतावास के जो अधिकारी थे उन्होंने आपको सपोर्ट किया, किस तरह का वहाँ पर आपको सपोर्ट मिला? वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था उन लोगों ने कर रखी थी, रहने की कर रखी थी। मतलब उन लोगों ने परफेक्टली वहाँ पे ऑल ओवर बच्चों के लिए बना रखा था। अगर जैसे अगर हॉस्टल्स में बहुत ज़्यादा बच्चे हो जा रहे थे तो वो दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दे रहे थे बच्चों को। तो कुल मिला के मैं सपोर्ट की बात करूं कि आप पोल्टावा से लेकर हंगरी तक पहुंचे, वहां पर कितना सपोर्ट मिला और उसके बाद भारत सरकार का क्या आपको सपोर्ट मिला, उसके बारे में? पोल्टावा टू हंगरी बॉर्डर 0 सपोर्ट था, नो सपोर्ट। एंड उसके बाद जो हंगरी बॉर्डर पे सपोर्ट था वो फुल सपोर्ट था उनका। कितना पैनिक रहे, क्या उस परिस्थिति के बारे में थोड़ा फीलिंग? सिचुएशन, वो फीलिंग ऐसी थी ना, वो फीलिंग मतलब हम शेयर नहीं कर सकते। वो फीलिंग अपने तक रहती है, तो वो फीलिंग अपने तक ही रहती है। जैसे कि मॉम डैड यहाँ पे बहुत परेशान थे। मॉम डैड, इवन मैं पूरी फैमिली, मतलब जैसे दादू दादी चाचा चाची, तो सब बहुत परेशान थे। इवन मेरी बुआ है वो भी बहुत परेशान थी। तो जब फर्स्ट टाइम मतलब वहाँ पे 24 को ये वॉर हुआ तो मैं भी बहुत परेशान थी। तो मैंने सबसे पहले कांटेक्ट तुषार भैया को करा था जो वहाँ पे मेरे साथ थे।
तो उन्होंने मुझे काम डाउन करा, उन्होंने मुझे समझाया। उसके बाद फिर मैंने अपनी फैमिली को समझाया कि नहीं नॉर्मल है। फिर भैया ने मुझे आइडिया दिया कि थोड़ा फैमिली को इतना वो पैनिक नहीं करेंगे तो अच्छा है। फिर उनके थ्रू मैंने अपनी फैमिली को काम डाउन करा। मतलब फिर मैं अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने अपनी फैमिली को काम डाउन करा। मतलब मेरी फैमिली इतनी पैनिक थी कि दे स्टार्टेड क्राइंग। मतलब वो फ़ोन करते थे तो बस रोना, उनका रोना ही सुनाई देता था मुझे कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब पर वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि हम वापस भी नहीं आ रहे थे, हमें बस भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर बस का मतलब जो होता है ना इमिग्रेशन, मतलब पूरा पासपोर्ट, वो सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वहाँ पे उस वक्त पे जिस बस के पास होता है तो हम उसी बस से आ सकते हैं। तो फाइनली आप पहुंच गए हैं। जो आपके भी साथी वहाँ फंसे हैं यूक्रेन में, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं गवर्नमेंट से तो यही कहना चाहूँगी कि उनको वहाँ से जल्द हो सके तो निकालें, क्योंकि बहुत पैनिक सिचुएशन है। इवन अभी जो खार्किव और कीव के बच्चे हैं उनको पानी नहीं मिल रहा है। जैसे कि हम लोग बंकर्स पे सिर्फ 1-2 घंटे रुके ना, तो वो सिचुएशन हमारे लिए इतनी वर्स्ट थी कि वो लोगों का क्या हो रहा होगा वो तो सोच भी नहीं सकते हम। मतलब हम सिर्फ न्यूज़ देख रहे हैं, इसके थ्रू हम पता चल रहा है। तो वो सिचुएशन जो बच्चा झेल रहा है ना, वो सिर्फ उस बच्चे को पता है कि कितना दर्दनाक है। अब जैसे हम पैनिक सिचुएशन में रहते हैं तो पैनिक तो हमें थोड़े बहुत रिलेटिव्स कर देते हैं, फ़ोन करके, मैसेज करके। इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को फ़ोन या फिर मैसेज ना किया जाए तो अच्छा, सिर्फ पेरेंट्स उन्हें करें। जैसे कि मेरी मम्मा मतलब घर वाले मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव मतलब थोड़ा सा हो जाते हैं, तो मम्मा को बहुत मतलब वो हुआ है कि बच्ची वहाँ पे है। मतलब मम्मा ने फिर भी मतलब अपनी हिम्मत पीछे नहीं ली, एक भी कदम स्टॉप पीछे नहीं लिया। मम्मा मतलब डट के खड़ी थी। मम्मा ने मुझे भी सपोर्ट करा, मुझे भी समझाया। और मेरे डैडी का तो एक मैसेज कि शेर बेटी वापस आएगी, किसी से नहीं डरते। मतलब इट्स टू मच फॉर मी। उनका जो मैसेज था वो मेरी पूरी मतलब आई कांट फॉरगेट इट। मतलब हिम्मत जो थी वो उनके मैसेज से थी। और तुषार भैया का कॉल, उनका मैसेज कि हमारे ख़ानदान की शेर बेटी, बस यही है। तो यहाँ पे से गिव अप नहीं करना है, तो वही गिव अप नहीं करना था मुझे। तो वहाँ पर मैं खड़ी थी बस अपनी एक हिम्मत से। दैट्स ऑल। तो बेटा फर्स्ट ईयर आपका है, अब आगे का कैरियर, क्योंकि वर्तमान हालात वहाँ पर ऐसे हैं, आगे के कैरियर के बारे में किस तरह सोचती हैं, किस तरह की आगे की तैयारी, क्या कहना चाहिए उस बारे में? अभी मैंने जैसे मेडिकल फील्ड मैंने सोच लिया है, तो मेडिकल फील्ड से तो मैं नहीं हटने वाली, क्योंकि ये मेरा बचपन का ड्रीम है और ये एंड तक चलेगा। भले ही इसके लिए फिर मुझे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तो मेडिकल फील्ड इज़ माय लव, ये फील्ड मेरा छूटने नहीं वाला। तो यहाँ पर से अब आगे जो भी होगा, अगर इंडिया में मेरे को करना होगा तो यहाँ पे प्रैक्टिस करूँगी, बाहर करना होगा तो बाहर, बट मैं छोड़ूंगी नहीं। तो आप भारत सरकार से क्या कहना चाहती, क्योंकि 15 से 20 हज़ार वहाँ पर मेडिकल के छात्र थे, और अब भारत में वो परिस्थितियाँ नहीं है कि लोगों को यहाँ से यूक्रेन जाना पड़ा छात्रों को, तो उसके लिए कैसी परिस्थितियाँ भारत में होनी चाहिए ताकि जो छात्र हैं, यहाँ के स्टूडेंट हैं, वो भारत में ही ईजिली, फाइनेंशियली भी उनको प्रॉब्लम ना हो, ईजिली यहाँ मेडिकल की अप्लाई कर सके, उसके लिए क्या? जैसे कि मैंने बाहर का जो मतलब एजुकेशन सिस्टम देखा, वो शायद इंडिया के अंदर भी इतना नहीं है। मतलब मेडिकल फील्ड नो डाउट इंडिया का बहुत बेस्ट है, बट जैसे वहाँ वन डे कंप्लीट होता है, उसके बाद दूसरे दिन ही उस चीज़ का टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। और उस मार्क्स पे आपको मतलब 5 से 2 मार्क्स अगर तुम्हारे आ जाते हैं तो तुम्हें रिवर्क करना है, यू आर फेल्ड। मतलब काइंड ऑफ दिस, मतलब वो ऐसा होता है। और अगर आपके 3, 4, 5 आ रहे हैं तो मतलब आप पास हो। तो अभी तक का मतलब एवरेज उसमें होता है 4.5 हमें बना के रखना होता है। अगर हम इतना बना लेते तो मतलब मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं हमें देने को मिलते हैं, मतलब मॉड्यूल्स मतलब कि एग्ज़ाम्स हम दे सकते हैं, तो हमारे ईयर्स पास होते हैं इसके थ्रू। तो मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जैसे नीट करवाती है, अब जो नीट वो करवाते हैं उसमें भी तो जो फॉर्म फिल होता है उसमें भी तो 1000-10,000 मतलब जो वो फीस लेते हैं वो भी बहुत है। कुछ बच्चे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी फैमिली तो है जो अफोर्ड कर सकती है, बट जो नहीं कर सकते उनका भारत सरकार को आई थिंक सब कुछ देखकर, सब कुछ समझकर करना चाहिए। जैसे लोग बोल देते ना कि नीट तुम्हारे बस की नहीं थी, तुम बाहर चले गए, ये सिर्फ एक बोलने वाली बात है। बट जो बच्चा पढ़ के मेहनत करके और फिर नहीं निकाल पा रहा तो उसकी क्या गलती है। और जो बच्चे इवन जो मतलब पैसों से थोड़े वीक होते हैं, वो बच्चा तो वो फिर सोचता भी नहीं ना उस चीज़ की, तो वो क्या कर सकता है। जी बिल्कुल, ये थी मिताली बिष्ट, जो कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करी थी और 7-8 दिन वहाँ बिताने के बाद सकुशल अपने घर वापस पहुँची है। खुशी का माहौल है यहाँ पर, केक काट कर और उनका माल्यार्पण कर घर वालों ने और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया है और उन्हें हमसे साझा किया कि यूक्रेन में किस तरह का उनको पैनिक माहौल झेलना पड़ा, कैसे वो बुल्टावा से लेकर हंगरी बॉर्डर तक पहुँची और वापस फिर यहाँ पर अपने वतन वापसी करी है। उन्होंने सारी परिस्थितियों को उन्हें बताया, साथ ही साथ मेडिकल को लेकर भी उन्होंने भारत सरकार को सजेस्ट किया है कि किस तरह की परिस्थितियाँ वो भारत में पैदा करें ताकि जो कि मेडिकल करना चाहते हैं, जो कि डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, उनको भारत में ही सही सुविधाएं मिल सके। दीपक फुलेरा, बेबाक उत्तराखंड, खटीमा।